बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनासियंस अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्रीहेंशन, आज हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वो आप एक दफ़ा फिर यूट्यूब के ऊपर सुन लीजिएगा, जो बच्चे कल नहीं आए थे। अच्छा, और हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, जिसको मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हमने क्वेश्चंस को पहले पढ़ना है। और क्वेश्चंस पहले पढ़ने का फायदा हमें क्या होगा, वो दो बुनियादी मैंने फायदे आपको बताए थे। एक तो ये कि क्वेश्चंस ने तीन फायदे बताए थे कि क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि हमने मेन पैराग्राफ में रुकना कहाँ कहाँ है। दूसरा इसका फायदा ये बताया था, क्वेश्चन पहले पढ़ने से हमें हमारे अंदर एक फियर खत्म हो जाता है कि पता नहीं पैराग्राफ ये किस बारे में है। हमें उसका टॉपिक डिटरमिन होता है, उसका सब्जेक्ट मैटर डिटरमिन हो जाता है। और तीसरा मैंने फायदा बताया था कि बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर देता है। जैसे कि हम फिर एक दफा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है गिव। अच्छा, ये देखो, ये ओल्ड मेथड था सीएसएस वालों का। ये आप देखो कि पहले सवाल के उन्होंने 10 नंबर दिए हुए हैं, दूसरे सवाल के 3, तीसरे के 4 और चौथे के 3। कितने बने टोटल? 20। यानी अब स्टूडेंट्स को पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कम है और क्वेश्चन नंबर 3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब वो सीएसएस वाले यूं नहीं करते। अब वो 4 सवाल देते हैं और 5 नंबर का एक सवाल होता है। फिर बच्चे पूछते हैं कि कितना लिखना चाहिए जवाब, तो जवाब जितना बनता है उतना लिखना चाहिए। अगर 3 लाइनों का जवाब है तो उसी के 5 नंबर वो आपको देगा। अगर 6 लाइंस का जवाब है तो उसी के 5 नंबर वो आपको देगा। क्वेश्चंस की बेसिकली जो टाइप्स हैं वो भी कल मैंने आपको बताई थी। आपको सीएसएस पीएमएस के अंदर जनरली क्वेश्चंस आते हैं इन्फ्रेंस और इंप्लीकेशन के। इन्फ्रेंस के इंप्लीकेशन के, जिसमें इनडायरेक्ट बात पूछी होती है। और वो इन्फ्रेंस और इंप्लीकेशन किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने कल के जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। अब गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस इन द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, ये हम करेंगे एंड में सवाल, क्योंकि ये इसमें मीनिंग पूछा हुआ है। अब पिछले 5-7 सालों में सिर्फ एक दफा ऐसी कॉम्प्रीहेंशन आई है जिसमें उन्होंने मीनिंग पूछे हैं, वरना ये जनरली आप मीनिंग नहीं पूछते। खैर, नंबर 2 कहता है कहिए, बताइए, हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज। किस तरह एक नया जो फूल खिलता है वो पैगाम्बर बन जाता है, मैसेंजर बन जाता है हैप्पी डेज का, पुरमसरत दिनों का। अब हैप्पी डेज से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रहा है। हु अकॉर्डिंग टू द विंटर कैन मेक द बेस्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो हैप्पी डेज से मुराद यहां पर स्प्रिंग सीजन है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, इसको मैं कर देता हूं येलो कलर का। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर ऑल एनिमल्स ग्लैड एट द अप्रोच ऑफ स्प्रिंग सीजन, ये भी मैं कर देता हूं येलो कलर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को समझें पहले। बल्कि मैं तो पहले यूं भी बच्चों को कहा करता था कि आप लोग ना क्वेश्चन को याद कर लिया करो। क्वेश्चन को याद करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का ना हिंट्स लिख लिया करो, कि यानी रफ वर्क जहां आप कर रहे होते हो तो वहां पर लिख लिया करो कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये पूछा है कि स्प्रिंग सीजन का बेहतरीन बेनिफिट कौन उठाता है। तो मैं एक हिंट बना लूंगा कि स्प्रिंग सीजन बेनिफिट्स which one's the best, which one's the most, ठीक है, या who among this who in this paragraph is benefited by the spring season. Question number 4, why are all animals glad at the approach of spring season? मौसम बहार के आने पे तमाम जानवर खुश क्यों होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब रीजन है वाई। अच्छा, वाई भी एक इंडिकेटर होता है, वाई, हाउ। ये दो सवाल, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है। देखो ना, व्हाट इज द 12th
मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर, ये हो गया व्हाट से स्टार्ट। अच्छा, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी इंफॉर्मेशन आ गई डायरेक्ट व्हाट से। व्हाई डिड कायद आजम लेफ्ट ऑल इंडिया कांग्रेस एंड ज्वाइंट मुस्लिम लीग, अब ये आ गई इन्फ्लुएंस, इस पे आ गई आपकी इंटरप्रिटेशन। तो वाई और हाउ वाले जो सवाल होते हैं जनरली ये भी हमें इंडिकेट करते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट मीनिंग पूछा जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज, किस तरह एक नौमौलूद फूल जो होता है, एक नया खिला हुआ फूल जो होता है, अच्छा बडिंग का नहीं भी पता तो हाउ एन अर्ली फ्लावर, जो ताजा ताजा फूल खिलता है, बिकम्स अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज, वो हैप्पी डेज का कैसे मैसेंजर बन जाता है। तो ये हमने 3 सवाल देखने हैं। अब हम देख लेते हैं। पहला सवाल है कि जो नया फूल खिलता है वो किस तरह मैसेंजर बनता है हैप्पी डेज का। हैप्पी डेज से मुराद स्प्रिंग सीजन। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है कि स्प्रिंग सीजन का बेहतरीन फायदा कौन उठाता है। उससे अगला सवाल है कि सारे जानवर स्प्रिंग सीजन के आने पे खुश क्यों होते हैं। अच्छा, हमारा पहला सवाल है कि जब नया फूल खिलता है तो किस तरह ये मैसेंजर होता है स्प्रिंग सीजन का, हैप्पी डेज का। दूसरा सवाल है कि कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाता है। तीसरा सवाल है कि एनिमल जो है वो खुश क्यों होते हैं स्प्रिंग सीजन के आने पे। अच्छा, हमारा पहला सवाल है नया फूल किस तरीके से मैसेंजर है हैप्पी डेज का। दूसरा सवाल है कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाता है। और तीसरा सवाल है एनिमल्स जो हैं वो क्यों ग्लैड होते हैं मौसम बहार के आने पे। तो अगर ये हम दिमाग में ही दोहरा लें और ये पढ़ने के बाद हम पैराग्राफ पढ़ना शुरू करें तो हमारा माइंड ऑटो पे लग जाएगा, खुद ब खुद इंफॉर्मेशन पे रुकेगा। डिड यू गेट माई पॉइंट। हाँ, और ये क्योंकि ये जज़ाकल्लाह, और ये क्योंकि पैराग्राफ ही बहुत छोटा है, अगरचे पैराग्राफ हल्का नहीं है, ये सैमुअल जॉनसन की लिखी हुई कोई चीज भी हल्की नहीं होती, बड़ा कमाल ये प्रोज राइटर है। अगरचे इसके 171 वर्ड्स हैं, तो जो हम कल करेंगे पैराग्राफ उसके 600 वर्ड्स होंगे। इसी तरह हम दोहराएंगे क्वेश्चंस को। पहले दिमाग में तो कितना टाइम लगा होगा, मुझे 5 मिनट लगे होंगे ना दोहराने में, लेकिन माइंड ऑटो पे लग जाएगा हमारा। अब हम पढ़ते हैं। There is indeed something inexpressibly pleasing in the annual renovation of the world. लाइन तो मेरे लिए टफ है। There is indeed something inexpressibly pleasing। और रीडिंग का पहला उसूल क्या है कि हमने सिग्नल्स देखने हैं। कहता है indeed, हकीकत में एक चीज प्लीजिंग है। इनएक्सप्रेसिबली समथिंग, देयर इज छोड़ें, हम इसको यूं अंडरलाइन करते हैं। कहता है एक चीज प्लीजिंग है इन द एनुअल रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सालाना रेनोवेशन होती है। घर की रेनोवेशन तो चलो बंदा करा देता है, दुनिया की रेनोवेशन कौन कराएगा। ठीक है। अच्छा, एनुअल रेनोवेशन का मतलब जानते हो सारे। जनरली जो लफ्ज री से स्टार्ट होते हैं, री, उसका मतलब होता है बैक, जैसे रिवर्स, जैसे रिवाइंड, जैसे रिमाइंड। हाँ जी, हाँ जी। जनरली मैं बात कर रहा हूं कि जो लफ्ज री से स्टार्ट होते हैं, जनरली उन वर्ड्स का मतलब होता है बैक, दोबारा। अब रेनोवेशन, दोबारा नई कंडीशन में आना, दोबारा पहले वाली कंडीशन में चले जाना, रेनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मुझे फिर भी समझ नहीं आई। कहता है एक चीज प्लीजिंग है और दुनिया के साथ कुछ हो रहा है। अब एंड है यहां पर सिग्नल, एंड सिग्नल है फर्दरेंस का। जब जो बात एंड से पहले होती है उसी बात को एंड के बाद में भी कहा जाता है। अब अगर मुझे एंड से पहले वाली पूरी पट्टी समझ नहीं आई, अगर मुझे एंड से पहले सिर्फ स्वाय प्लीजिंग के कुछ समझ नहीं आया,
तो मैं ये देखता हूं कि एंड के बाद में क्या चीज है जो प्लीजिंग है, यानी एंड के बाद कोई ऐसी बात होगी जो इस प्लीजिंग के लफ्ज को एक्सप्लेन करेगी। एंड के बाद अब लिखा हुआ है एंड द न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ नेचर। अब बताओ, यानी एंड के बाद न्यू डिस्प्ले ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ नेचर, कुदरती मनाजिर का नया डिस्प्ले होता है किस मौसम में? स्प्रिंग सीजन। अब ये एक जेन्युइन एग्जांपल आप लोगों के सामने है कि किस तरह सिग्नल हमें लफ्जों का गुलाम बनने से बचाते हैं। तो ये एंड को मैंने फोकस किया है यहां, उससे पहले वाली लाइन मुझे समझ नहीं आई। बिल फर्ज मुझे यह समझ आया देयर इज समथिंग प्लीजिंग, देयर इज समथिंग, समथिंग को भी मैं येलो कलर का कर देता हूं। देयर इज समथिंग प्लीजिंग, कि कोई चीज प्लीजिंग है, और वो क्या चीज प्लीजिंग है वो एंड के बाद जो लिखा होगा वही होगा। सेम कॉन्सेप्ट, तो एंड से पहले और एंड के बाद में सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और एंड जो है वो सिग्नल है फर्दरेंस का। शाबाश। अब हम अगली लाइन की तरफ जाते हैं। अभी हमें किसी सवाल का जवाब नहीं मिला, या मिला है? द डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर। विंटर के सीजन को डार्क और कोल्ड कहा गया है। द डार्कनेस एंड कोल्ड ऑफ विंटर विद द नेकेड डिफॉर्मिटी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। अब यहां कहता है कि विंटर में फितरत का क्या हाल होता है? डार्कनेस होती है, कोल्डनेस होती है, नेकेड डिफॉर्मिटी होती है ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। नेकेड क्यों कह रहा है? कि विंटर के अंदर फूल नहीं होते, पत्ते नहीं होते, टुंड मुंड होती हैं चीजें, या बर्फ गिरी होती है उनके ऊपर। अच्छा, फिर आगे लिखता है कि विंटर में होती है डिफॉर्मिटी। जो लिटरेचर के लोग हैं ना, वो इस चीज को समझते हैं कि ये लोग फितरत, ये जो सीजनल सिग्निफिकेंस है, ये लोग कैसे लेते हैं? स्प्रिंग को कहते हैं लिटरेचर वाले द सीजन ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और विंटर को कहते हैं सीजन ऑफ डेथ, और समर को कहते हैं सीजन ऑफ मैच्योरिटी, सीजन ऑफ राइपनेस। और रेनी सीजन को कहते हैं ऑटम, वही समर हो गया ना। और रेनी सीजन को कहते हैं सीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब आप देखो कि जो फिल्म्स के अंदर ज्यादातर जो सैड और ट्रेजिक सीन्स होते हैं उसमें बारिश भी आती है, बादल की गरज, चमक और बारिश और सैड सीन। तो ये जो पतझड़ का मौसम होता है, जो ऑटम होता है, वो भी मैच्योरिटी का सीजन ही है। वो उसको भी ये लोग मतलब बैड नहीं समझते, क्योंकि खिजा गर्मा, ये मौसम जो है इसमें फसलें पकती हैं, उसका अपना एक होता है। तो विंटर का जो सीजन है उसको, अब मैं इसको कलर देता हूं, उसको वो कह रहा है कि उसमें डार्कनेस होती है, कोल्ड तो विंटर होता ही होता है, और वो उसके अंदर डिफॉर्मिटी होती है, और डिफॉर्मिटी होती है ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हुआ होता है विंटर में। अब उल्टा पढ़ना शुरू करो। अगर विंटर में हर तरफ डार्कनेस और कोल्डनेस और डिफॉर्मिटी होती है, तो फिर जब ट्रेजर्स ऑफ नेचर को न्यू डिस्प्ले मिलेगा तो खुशी ही पैदा होगी हर तरफ। हम इसे उल्टा पढ़ते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं?
ऑन विच वी टर्न आवर आइज। अब विंटर में जो डार्कनेस और कोल्डनेस होती है, जो डिफॉर्मिटी होती है, हम उसे अपनी आंखें टर्न कर लेते हैं, फेर लेते हैं। मेक अस रिजॉयस एट द सक्सीडिंग सीजन, और हम खुश होते हैं अगले मौसम पे। एज वेल फॉर वट वी हैव एस्केप्ड, कि हम किस चीज से बच के आए हैं, एंड फॉर वट वी मे एंजॉय, और हम किस चीज को एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये तो मैं तर्जुमा क्यों करवा रहा हूं यार तुम लोगों को। अब देखो एक मिनट, वी टर्न आवर आइज, इसमें हम दिलचस्पी ले रहे हैं विंटर से, या हम अनइंटरेस्टेड है? अनइंटरेस्टेड है। मेक अस रिजॉयस, हमें खुश कौन कौन सा मौसम करेगा? आने कौन सा? तो यहां पर सक्सीडिंग सीजन का मतलब है स्प्रिंग सीजन। एज वेल फॉर व्हाट वी हैव एस्केप्ड, हम एस्केप किससे करके आए हैं? विंटर से। एंड व्हाट वी मे एंजॉय, और एंजॉय किसको करने जा रहे हैं? ठीक हो गया। अब पहले पैराग्राफ के अंदर किसी सवाल का जवाब मुझे तो नहीं नजर आया। या हो सकता है कि अर्ली बडिंग फ्लावर जो है वो किस तरह मैसेंजर होता है हैप्पी डेज का। एक समझ आ रहा है यहां पे कि उसने लिखा है हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, अगले पैराग्राफ में कहता है अर्ली बडिंग फ्लावर, एवरी बडिंग फ्लावर, ठीक है, चलें, एवरी भी ठीक है। एवरी बडिंग फ्लावर, अब हर फूल विच वार्म सिचुएशन ब्रिंग्स, ये वार्म सिचुएशन से क्या मुराद है? ठंडक के बाद जो तब्दीली आई है किस मौसम में? तो ये स्प्रिंग ही है इसका मतलब। भाई विंटर को क्या बोला था उसने? डार्क, कोल्ड और डिफॉर्म। अब कहता है कि अर्ली बडिंग फ्लावर विच अ वार्म सिचुएशन ब्रिंग्स, वार्म सिचुएशन, ये गर्म सिचुएशन जब हमारे लिए ताजा फूल खिलाती है, तो यहां वार्म सिचुएशन का मतलब वो सीजन ही है। ब्रिंग्स अर्ली टू आवर व्यू इज कंसिडर्ड बाय अस अ मैसेंजर, तो ये है, ये फूल हमारे लिए मैसेंजर बन जाता है। किस चीज का मैसेंजर? आगे पढ़ो। अप्रोच ऑफ मोर जॉयस डेज। तो अब इसका जवाब मेरे जहन में यह बन रहा है कि अर्ली बडिंग फ्लावर वो कह रहा था किस तरह मैसेंजर होता है। मैसेंजर इस तरीके से होता है कि विंटर में नेचर डार्क, कोल्ड और डिफॉर्म्ड होती है, और ये जो मौसम बहार में जो अर्ली बडिंग फ्लावर्स होते हैं, दे ब्रिंग अस प्लेजर, दे आर प्लीजिंग फॉर अस, सो दैट इज वाई दे आर द मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज। इन्फर करना है, नहीं समझ आई? और ये जो पीपीएससी एफपीएससी वाले हैं, आपको इतने टफ पैराग्राफ्स नहीं आते, हलवा आएगा आप। कौन सा हलवा? कौन सा? 100 रुपये का? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करने के, अगर उसमें आ जाएगा सीएसएस में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पैराग्राफ को इसने कहां से शुरू किया जरा बताइएगा? अर्ली बडिंग फ्लावर से शुरू किया। इसको भी मैं कर देता हूं ग्रीन कलर का। अच्छा, अगले पैराग्राफ को कहता है द स्प्रिंग। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है, अगर पहले ये चीजें ना पढ़ी होती ना तो हम टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और वैसे इस पैराग्राफ में तो कोई चीज इंपॉर्टेंट लग ही नहीं रही। ना कोई डेट है इसके अंदर, ना कोई स्टैटिस्टिकल डाटा है इसके अंदर। ये जो वार्म सिचुएशन है, क्या हम इसे वेलकम और सेलिब्रेशन का नाम दे सकते हैं? ये वो है जिससे वार्म वेलकम होता है ये जैसे इस बच्चे ने कहा है ना कि ये है क्या असल में, कोल्डनेस के बाद जो वार्म सिचुएशन आ रही है उसको अब उसे वेलकम किया जाता है। अच्छा जी, द स्प्रिंग अफोर्ड्स
टू अ माइंड। अच्छा, ये लफ्ज ना टेंशन देते हैं। यहां अगर सिंपल होता ना, द स्प्रिंग गिव्स टू अ माइंड, स्प्रिंग देता है एक जहन को। ये जो अफोर्ड लिख दिया ना, यहां बच्चे परेशान हो जाएंगे, हाय हाय अफोर्ड आ गया यार। अब इन लफ्जों को डस्टबिन में फेंका करो। सिंपल, द स्प्रिंग जो मौसम बहार है वो क्या करता है जहन के साथ? फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, जो स्प्रिंग है वो जहन को, माइंड को, इसको मैं करता हूं पीले रंग का, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस ऑफ केयर्स और पैशंस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आवर प्रेजेंट स्टेट मेक अस कैपेबल ऑफ एंजॉइंग। अब बताओ मौसम बहार क्या करता है? इस लाइन में इस लाइन में लो, हमारे दिमाग को डिस्टर्बेंस इंक्रीज करता है और हमें इस टेक्नोलॉजी को नाम देते हैं कि हमें सिग्नल देते हैं। द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है, अफोर्ड्स टू अवर माइंड फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ केयर्स। हमारा माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता। फिर डिस्टर्ब नहीं रहता तो कैसा होगा? अदर वर्ड्स में बताओ। नहीं, जो सिचुएशन डिस्टर्ब्ड नहीं है वो कैसी सिचुएशन है? काम, पीसफुल। तो इसका मतलब है वो हमारे माइंड को पीसफुल करता है। अगर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस है, ये क्लास फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस है, तो मतलब काम, पीसफुल क्लास है। अच्छा, of cares and passions, almost everything that our present state make us, our present state से क्या मुराद है? करंट सिचुएशन कौन सी है? नहीं ना, स्प्रिंग। अच्छा, मेक अस कैपेबल ऑफ एंजॉइंग, और हमारा ज़हन कैपेबल ऑफ एंजॉइंग हो जाता है, एंजॉय करता है हर चीज को। अच्छा, अब इस पूरी लाइन को हम देखते हैं, इसको हम करते हैं पर्पलिश। अब बताओ कि मौसम बहार जो है वो इंसानी जहन के साथ क्या करती है? काम करती है, और स्प्रिंग सीजन जो है उसमें बंदा एंजॉय करता है, काम होता है, पीसफुल होता है, केयर्स नहीं होती। लिखूंगा ना मैं, फ्री फ्रॉम केयर्स, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस, फ्री फ्रॉम वरीज। जैसे मैंने लिखा था कि वो जो मुर्गी सोने का अंडा देती थी वो मैजिकल हैन थी, तो जहां उसने एक यहां पर फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस लिखा है, तो फिर मैं उसको काम और पीसफुल एंड ट्रैंक्विल और ये सारी बातें लिखूंगा उसके लिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब बताओ मौसम बहार का बेहतरीन फायदा कौन उठाता है? ह्यूमन बीइंग बेटे, ह्यूमन बीइंग। क्योंकि उसका दिमाग होता है। एक मेरी स्टूडेंट आई, वो किसी एग्जाम के अंदर ना कामयाब नहीं हो सकी, रोई जाए, कहती सर मैं पूरे 1.5 हफ्ते से डिप्रेशन में हूं। अब डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि आपको सवाए नेगेटिविटी के कुछ ज़हन में आता ही नहीं है। डार्कनेस हर तरफ फैलती है, मायूसी हर तरफ। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, हर सोचने वाला बंदा ना ये फील करता है कभी ना कभी। हर तरफ मायूसी होती है, और आप जिस चीज का भी सोचते हैं ना, आप कहते हैं कि ये गलती होनी, ऐसा होता है ज़हन के साथ। तो कहती सर मेरा ये है, और कहती सर मैं रोने का दिल करता है। तो मैंने कहा बेटे, किसी खोते को डिप्रेशन में देखा है कभी? खोता है और वो डिप्रेशन में खड़ा सिगरेट पी गया, यार ये देखो मेरा मालिक जो है ना मुझसे क्या करता है। बेचारे का ज़हन ही नहीं है, उसने ईंटें उठानी और जो है ना चल पड़ना, मर्जी आनी है तो उसने चौक के बीच में रोकना, हॉर्न देते रहो वो। तो फिर उसे समझ आई, तो मैंने कहा बेटे ये डिप्रेशन में चले जाना, उदास हो जाना, फील करना, ये ह्यूमन इमोशंस हैं, और ये ह्यूमंस को होने चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को। जिसको नहीं होते उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। वैसे ही है कि जो बच्चा टिक के एक जगह पे बैठा हुआ है उसका चेकअप कराओ कि वो ठीक है। हाँ, कि इंसान का बच्चा टिक के बैठ जाए एक जगह पे, हो नहीं सकता ये। इंसान का बच्चा और बांदर का बच्चा।
अच्छा, द वेरीगेटेड वर्डर ऑफ द फील्ड्स एंड वुड्स, यहां पर अब प्रॉब्लम शुरू हुई है। अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिप्शन चल रही है, ये डिस्क्रिप्शन है ना। अब डिस्क्रिप्शन का डिस्कोर्स भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये नरेशन भी है इसके अंदर, लेकिन नरेशन से ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। जब किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये कप जो मेरे हाथ में है, इस पे कि कप जो मेरे हाथ में है, इस पे ये फ्लावर बना हुआ है रोज, और ये रेड और वाइट कलर का है, और इसका यहां से ये टूटा भी, ठीक है, और इसके अंदर इतनी चाय मौजूद है। ये डिस्क्रिप्शन है इस वक्त जो मैं दे रहा हूं। आप जब जाके बताओगे अपने किसी दोस्त को के साथ जिलानी ने ऐसे मिसाल दी थी, तो आप नरेट करोगे जाके कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कप भी उठाया हाथ में और मिसाल दे के कहते हैं कि ये देखो इसके ऊपर जो फ्लावर है, ये नरेट कर रहे हो अब तुम लोग। मैं जो कर रहा हूं इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो ये डिस्क्रिप्शन है सारी। अच्छा, अब ये मौसम बहार के बारे में बात चल रही है। अब बताओ फील्ड्स और वुड्स की क्या हालत होगी? क्या वो मुरझाएंगे? क्या उनके अंदर फ्रेशनेस आएगी? तो यहां वेरीगेटेड वर्डर का मतलब कोई फ्रेशनेस ही है। फील्ड्स और वुड में वेरीगेटेड वर्डर आ जाएगा। वेरीगेटेड की तो मुझे तो कुछ सेंस हो रही है कि शायद ये वैरायटी से लफ्ज निकला है वेरीगेटेड। मुझे वर्डर की समझ नहीं आ रही है क्या है, तो वर्डर को समझने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, द सक्सेशन ऑफ ग्रेटफुल ऑर्डर्स। अच्छा, ये कौन सीटियां मारता है बेटे? ये किसी ने ना मैसेज रखा हुआ है ये। अच्छा जी, फील्ड्स और वुड्स का जिक्र हो रहा है। अच्छा, मौसम बहार का जब जिक्र होगा तो मिसाल देने के लिए वो अंदरून शहर मुल्तान का जिक्र करेगा या देहात का जिक्र करेगा? तो इसका मतलब है कि फील्ड्स, और फील्ड्स का मतलब क्या होता है? खेत। और वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। वुड अगर अकेला हो तो वो लक्कड़ होता है। वुड हमेशा सिंगुलर होता है तो वो लक्कड़ होता है, और वुड्स अगर हो तो उसका मतलब लकड़ी कभी भी नहीं होता, उसका मतलब जंगल होता है, क्योंकि वुड जो है उसकी जमा है ही नहीं, लक्कड़ की जमा है ही नहीं। वुड वुड है, मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन की जमा नहीं होती। गोल्ड की जमा नहीं हो सकती, गोल्ड्स नहीं होती। बंडल ऑफ वुड करें, पीसेस ऑफ वुड करें, शीट्स ऑफ वुड करें, इस तरीके से करें। वुड्स नहीं, लकड़ की जमा नहीं होती। और उस उसूल यह है कि मटेरियल नाउन की जमा नहीं होती, रॉ मटेरियल्स की जमा नहीं होती। गोल्ड रॉ मटेरियल है, आयरन रॉ मटेरियल है, वुड रॉ मटेरियल है, इनकी जमा आयरन्स नहीं होगा कभी। अगर आयरन्स होगा तो उसका मतलब होगा जंजीरें, या उसका मतलब होगा स्त्रियां, उसका मतलब लोहा नहीं होगा फिर। अच्छा, फील्ड्स और वुड्स, वेरीगेटेड वर्डर आ जाता है उसके अंदर, और फिर ग्रेटफुल ऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है? खुशबू। अब मुझे ग्रेटफुल का मतलब समझाओ। ग्रेटफुल की जगह खुशबुओं के साथ कोई और लफ्ज जोड़ो। प्लेजेंट। तो यहां ग्रेटफुल का मतलब वो वाला ग्रेटफुल नहीं है, यहां इसका मतलब प्लेजेंट है, खुशगवार है यहां। अच्छा, एंड द वॉइस ऑफ प्लेजर, और हमें फील्ड्स और वुड से वॉइस ऑफ प्लेजर भी मिलती है। ये कहां से आ गई? ये वॉइस कहां से आ रही है? बर्ड से। वॉइस बर्ड से, और वॉइस कहां से आएगी? शाबाश। और क्या खूबसूरत शैली की लाइन है, कॉलरिज की लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड मेक मी दाई लायर।
कि ए बेकाबू वेस्ट विंड मुझे अपना साज बना ले, ऐसे कि जैसे तू दरख्तों को अपना साज बनाती है, दरख्तों से जब गुजरती है तो आवाज आती है, तो तू मुझ में से गुजर के आवाज आए, मुझे अपना साज बना ले। ठीक है, लीव्स की और इंसेक्ट्स की भी। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई मौसम बहार की आवाज, ये हो गई उसकी खुशबू, तो वर्डर क्या होगा? देखो, फील्ड्स और वुड्स की बात हो रही है ना, फील्ड्स और वुड्स में, एक मिनट, शाबाश, एक ही चीज बच गई थी। अब देखो, फील्ड्स और वुड्स में आवाजें भी अच्छी आ रही हैं, खुशबुएं भी अच्छी आ रही हैं, तो वर्डर का मतलब फिर कोई शायद सीन ही है, नजारा ही है, रंग ही है। ये होता है गैस वर्क। तो अंदर ही कोई ना कोई सिग्नल मौजूद होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं टाइम लगा लोगे ना पहले, ये सारा रफ वर्क कर रहे हैं, फिर लिखते वक्त पेन नहीं रुकेगा, और वहां बदहवासी के अंदर समझ नहीं आ रहा, समझ वही मौत वाकई हो जाती है कि पता नहीं क्या क्या मतलब है इसका। pouring out into its notes on every side with the gladness, वो तो पहले भी कहे, apparently received by every animal, हर जानवर भी ग्लैड हो जाता है। जानवर के अंदर ज़हन तो नहीं होता, लेकिन जानवर गुस्सा करता है। बेगम, सॉरी मैं कह रहा हूँ, मतलब आई एम सॉरी, मतलब जानवर खुश भी होता है और वो गुस्सा भी करता है। सॉरी, एकदम मुंह से निकला। ये सारी रिकॉर्ड हो जानी है, और ये औरत मार्च मेरे घर के सामने होगा। अच्छा, मैं तो बेटे बेगम भी नहीं कहता, जोजा कहता। जोजा के अंदर ही एक इज्जत है, जोजाए माजिदा नहीं, जोजाए मोहतरमा, वो वालदा माजिदा जोजाए मोहतरमा, जोजाए खुशपोश, जोजाए खुश शक्ल। आपने सिनोनिम एंटोनिम पढ़े? सिनोनिम वो दे नहीं सकती इस पे, खैर। अच्छा अच्छा, अब ये जानवर क्यों खुश होते हैं? ग्रोथ ऑफ हिज फूड, फूड हो जाता है ज्यादा मौसम बहार में। अनक्लेमेंसी ऑफ वेदर, वेदर कैसा होगा, अच्छा क्या बुरा? तो यहां क्लेमेंसी का मतलब गुडनेस है। क्लेमेंट का मतलब नहीं आता अगर किसी को डस्टबिन में फेंको इस लफ्ज को भी, गुड वेदर, प्लेजेंट वेदर कर दो इसे। अच्छा, थ्रो ओवर द होल अर्थ, पूरी जमीन के ऊपर फिर क्या होता है? एयर ऑफ गेटी। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं, ये थ्रो ओवर द होल अर्थ, ये पूरी अर्थ पे फेंक देता है। ये मौसम क्या फेंकता है? एयर ऑफ गेटी, डार्कनेस हो गई है। मौसम बहार पूरी दुनिया के ऊपर डार्कनेस फेंकेगा, तो एयर ऑफ गेटी का मतलब बताओ क्या होगा? प्लेजेंटनेस ही होगा ना, प्लेजेंटनेस होगा। एयर से मुराद एयर नहीं लेना, क्योंकि सिंबल में चल रहा है सारा यहां पे। एयर से मुराद एयर नहीं लेना। एयर ऑफ गेटी मुकम्मल फ्रेज का मतलब उसने पूछा ना, तो फ्रेज का मतलब बताओ, प्लेजेंटनेस। अच्छा, सिग्निफिकेंटली एक्सप्रेस बाय स्माइल ऑफ नेचर, और ये एक्सप्रेस होता है स्माइल ऑफ नेचर से, जब नेचर स्माइल करती है। नेचर स्माइल करती है, इसका मतलब बताओ? स्प्रिंग सीजन, सादा सी बात। स्माइल ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक, तो सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ दैट वाज नॉट एन इजी पैराग्राफ।
कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो इतना डेप्थ में नहीं होगा जिसमें आपको कहना पड़ेगा बताओ भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या। वो सादा सादा बातें लिखी होंगी, जिसको मुश्किल समझा जाता है ये टफ था। अब जब इसका जवाब लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2 का, से ये बच्चे पता नहीं क्या कहते जा रहे हैं। राना नासिर तूर, आप आज ऑनलाइन बैठे हुए हो ना? ये वाकई लड़के बेचारे ना बेटे, घर से अकेले ना बाहर निकला करो। ये देख लो राना नासिर के कमेंट्स, रोमांटिक सीन में भी बारिश होती है सर। हम पढ़ रहे हैं राना नासिर तूर को अपना इश्क का भूत सवार। सर इसलिए तो स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं यू सही करना बारी। राना नासिर कह रहे हैं फ्लू ज्यादा था इसलिए नहीं आया। शाबाश। चले ठीक है राना साहब, आपने बहुत अच्छा किया बेटे। अब घर बैठ के छींको और हमसायों के अंदर ना जरासीम फैला दो हर तरफ, उनके मुंहों पे जाके छींको। से हाउ एन अर्ली बडिंग फ्लावर बिकम अ मैसेंजर ऑफ हैप्पी डेज। आफ्टर, अब देखें, अब इन्फ्रेंस किस तरह की है। आफ्टर द डलनेस ऑफ विंटर एन अर्ली बडिंग फ्लावर अनाउंसेस स्प्रिंग। नाउ नोट दिस sentence. This sentence is simple and clear. So after the dullness of winter, comma, an early budding flower announces spring. The scenic beauty removes cares and brings happiness. और टेंस कौन सा चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 टेंस अपने अच्छे कर लो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट। रोज की प्रैक्टिस किया करो इसकी। देखो, द सीनिक ब्यूटी रिमूव्स केयर्स एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस। फील्ड्स एंड वुड्स बिकम कलरफुली फ्रेश। फ्रेग्रेंसेस स्प्रेड एवरीवेयर। छोटे छोटे फिक्रे हैं, देख लो। मेलोडीज कैन बी हर्ड, म्यूजिक कैन बी हर्ड। आप लिख दो द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स कैन बी हर्ड, या जैसे बेटी आपने कहा है द रसलिंग ऑफ द लीव्स कैन बी हर्ड। ये तो एक अपना एक मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, आप बहुत अच्छा लिखोगे इससे। ऑलमोस्ट एवरी शेड ऑफ नेचर स्टार्ट्स इट्स चार्म एंड अट्रैक्टिवनेस। नंबर 3, who according to winter can make the best of the spring season? A human being can make the best of the spring season. क्यों? He can feast his eyes on the scenic beauty around. अपनी आंखों को दावत दे सकता है वो, feast his eyes.
अच्छा, कौन कौन हु अकॉर्डिंग टू द राइटर कैन मेक द बेस्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन? अ ह्यूमन बीइंग कैन मेक बेस्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ये वही मेरा स्टाइल है कि सवाल से जवाब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। उसकी वजह क्या होती है कि सवाल को उड़ा भी दिया जाए तो फिर भी क्वेश्चन जो आंसर है वो एक मुकम्मल पैराग्राफ, इंडिपेंडेंट पैराग्राफ के तौर पर उभर के सामने आए। ही कैन फीस्ट हिज आइज ऑन द सीनिक ब्यूटी अराउंड। आप इसे कई और तरीके से लिख लो। यस, फीस्ट हिज आइज का चेंज कर दो, चेंज कर दो। मैंने तो 3 एक स्टेशन पे भेजना होता है ना बेटे, ये वो तो वो तो ड्रामेबाजी करनी है मैंने। ही कैन एंजॉय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मल्टी कलर्ड फॉरेस्ट। चले आगे, लैंग्वेज तो ट्रिकी नहीं है ना। ही कैन एंजॉय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मल्टी कलर्ड फॉरेस्ट, lush green fields, melodious singing of birds can also soothe his ears. The beauty of the spring can free him from worries and cares of life. एक स्टाइल है लिखने का, बातें वही हैं, थोड़े से ना मैं उस पर ट्विस्ट एंड टर्न दे के लिखी हुई हैं। नंबर 4, why are all animals glad at the approach of spring season? In the spring the animals are glad। वही तरीका मेरा कि यानी फर्ज करो कि ये ऊपर नहीं है, ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो आंसर देखो मुकम्मल एक एंटिटी है आजाद। इन द स्प्रिंग द एनिमल्स आर ग्लैड, यानी यूं नहीं जवाब शुरू करना कि दे आर ग्लैड बिकॉज। अच्छा, द एनिमल्स आर ग्लैड टू हैव प्लेंटी ऑफ फूड विच वॉज अनअवेलेबल ड्यूरिंग द विंटर। ये मैंने खुद लिखा है, यही तो इन्फरेंस है ना। अच्छा, और द एनिमल्स आइदर स्टोर फूड। अच्छा, इस पे बच्चे कहते हैं सर ये ना लिखें। और फेस हंगर एज स्नो कवर्स एवरीथिंग। द स्प्रिंग ब्रिंग्स फ्रेश फॉडर फॉर एनिमल्स, द माइल्ड वेदर ऑल्सो। बच्चे कहते हैं सर ये आपने ना यहां चबले मारी हुई। पिछले ग्रुप्स वाले कहते हैं कि ये वाली लाइन निकाल दें। चले जी, अगर हम इसे निकाल भी दें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो ना बेटे, यही मैंने चीज लिखी थी ना, द एनिमल्स आइदर स्टोर फूड और फेस हंगर एज स्नो कवर्स एवरीथिंग। देखा ना, माइंड जो आप कह रहे हैं, माइंड मेरा वही था कि विंटर सीजन टफ होता है एनिमल्स के लिए, तो ये लिख दें बल्कि कि विंटर सीजन brings toughness to animals, yeah, is tough for animals. The spring season brings fresh fodder for the animals. The mild weather also makes animals happy, so make them happy. ठीक है, बस आज इतना ही। अब मैंने आपसे जो शेयर करनी है चीज, वो मीनिंग ये। अच्छा, अब देखें, एनुअल रेनोवेशन, ईयरली रिन्यूअल, ट्रेजर्स ऑफ नेचर, ट्रेजर्स ब्यूटी ऑफ नेचर। लिखा हुआ है गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशंस, मीनिंग्स, सिनोनिम्स नहीं। ठीक है, अब फिनोमिनल नेचर को रहने दें, छोड़ें, इसे लिखें ट्रेजर्स ऑफ नेचर मतलब ब्यूटीज ऑफ नेचर। अच्छा, नेकेड डिफॉर्मिटी, एक्सपोज्ड डिसफिगरमेंट। अच्छा, सक्सीडिंग सीजन द फॉलोइंग पीरियड, स्प्रिंग सीजन। वार्म सिचुएशन, प्लेजेंट वेदर। वेरीगेटेड वर्डर, कलरफुल, फ्रेशनेस। ये जो हमने क्या तय किया था, ये क्या होगा? ह्यूज, शाबाश, ह्यूज। ह्यूज भी बिल्कुल ठीक है, वेरीगेटेड ह्यूज। ग्रेटफुल ऑर्डर्स, वेलकमिंग फ्रेग्रेंसेस या प्लेजेंट फ्रेग्रेंसेस। Clemency of weather, pleasantness of climate. Air of gaiety, scene of happiness. Smile of nature, beauty of nature. क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन इन्फरेंस वाले क्वेश्चन में ना ऑटोमेटिकली आपको खुद से लिखना पड़ता है।
अच्छा जी, अब मैं आप लोगों से जो जिक्र कर रहा था, अब आप लोगों ने करना क्या है, ये मैं आपको डेडलाइन दे देता हूँ। और ये नोट्स भी, वो क्या नाम है, वो तो कोर एसेस तो मैंने शेयर कर दिए हैं आप लोगों से। उसकी फोटो कॉपीज करवा लो। अब ग्रुप 1 में एजुकेशन सक्सेस और फेलियर, ये बची हैं 3, अज अजका, कुरातुलैन और तकरीम। तीनों बैठी हैं? रेज योर हैंड्स। एक दो, एक दो। कुरातुलैन नहीं है। अच्छा, विमेन। अब आपने एजुकेशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो लिख के लानी है। और टर्मिनोलॉजी कैसे लिखनी है, वो जो कल इन बच्चों का मैंने बताया था, वो वर्ड लिखना है। एजुकेशन का भेजा हुआ किसी ने? कोर एसेस में है, कोर एसेस में तो बिल्कुल है। टर्म्स मुझे लिख के दो। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड टर्म कोई बोलो। भेजी थी, सेंड की थी, मैं बताता हूं आपको। चलें, वो आपने सेंड किया था, वो आप इनसे ले लो फिर, जिन्होंने मुझे कल सेंड किया था। मैं बताता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। अच्छा, विमेन, जेंडर और टॉलरेंस। अब मेरी बात सुनो, एजुकेशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उसमें पेडागोजी है, एक स्टेम है, स्टीम है, प्लेजरिज्म है। मतलब एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च उसके अंदर आता है ना। लिटरेसी रेट है, और कई टर्म्स हैं इसकी। उसका मीनिंग लिखो इंग्लिश में और उसका सेंटेंस बना के लाओ। और फिर वो मैम ने अच्छी बात की थी, वो मुझे बाद में समझ आई, और वैल्यूज भी साथ ऐड करो कि लिटरेसी रेट आजकल है कितना। तो मेरी बात सुन लो, अब 3 हेडिंग्स होंगे। नंबर 1 पे आप टर्म लिखोगे, उसके नीचे उसका मीनिंग लिखोगे, उसके बाद उसका सेंटेंस लिखोगे, और उसके बाद उसकी करंट वैल्यू लिखोगे, अगर बनती है कोई तो। नंबर 1 पे